नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए साइकोलॉजी का मॉडल पेपर फर्स्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप अंत तक को जरूर देख लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपना क्वेश्चन फर्स्ट है कि राकेश पांचवी कक्षा का छात्र है और यदि राकेश की वास्तविक आयु है वो है 10 वर्ष और मानसिक आयु है वो कितनी है 14 वर्ष। तो आपको बताना है उसकी बुद्धि लब्धि है आईक्यू है वो कितना होगा। ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी है 75। तो दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी, यानी जो राकेश के जो बुद्धि लब्धि होगी दोस्तों आईक्यू होगा वो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। दोस्तों आईक्यू निकालने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं। वो सूत्र इस प्रकार है दोस्तों, बुद्धि लब्धि इक्वल्स होता है किस किस के, मानसिक आयु अपॉन क्या होता है दोस्तों वास्तविक आयु, और मल्टीप्लाई किससे किया जाता है दोस्तों 100 से किया जाता है। दोस्तों आप ये सूत्र है वो याद कर लीजिए कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई किससे करते हैं दोस्तों हम 100 से करते हैं। हमें दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है राकेश की जो मानसिक आयु कितनी है वो 14 वर्ष है, वास्तविक आयु कितनी है 10। दोस्तों मल्टीप्लाई किससे करना होता है 100 से, यानी 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 140। तो यानी राकेश की जो बुद्धि होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, बुद्धि लब्धि 140 हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि रमेश की जो वास्तविक आयु है वो तो है दोस्तों 5 वर्ष है और जो मानसिक आयु है दोस्तों वो कितनी है 4 वर्ष। तो हमसे पूछा गया कि इसकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी होगी। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई किससे करना होता है दोस्तों 100 से करना होता है। तो दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कितनी बार हो जाएगा 20 से, और 4 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों ये कितना आएगा 80। यानी दोस्तों रमेश की जो बुद्धि लब्धि लेवल होगा दोस्तों वो कितना होगा 80% होगा। दोस्तों ने बुद्धि लब्धि के आधार पर कई वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी जिस भी बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वो बालक क्या होता है प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, जैसे राकेश के केस में दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी आई थी 140 आई थी, तो यानी राकेश क्या है प्रतिभाशाली है। ठीक है, सेकंड है कि जिनका जो बुद्धि लब्धि 120 से 139 के मध्य होती है दोस्तों वो प्रखर बुद्धि कहलाती है, और जो 100 से 119 के मध्य जिनकी बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है तीव्र बुद्धि कहलाती है, और 90 से 109 के मध्य होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है सामान्य बुद्धि कहलाती है। वही 80 से 89 के दोस्तों मध्य है तो वो मंद बुद्धि होगी। 70 से 79 के मध्य है दोस्तों वो होगी निर्बल बुद्धि। 50 से 69 के मध्य है दोस्तों वो क्या हो जाएगी मूर्ख बुद्धि। वही दोस्तों 25 से 49 है दोस्तों वो क्या हो जाएगी मूढ़ बुद्धि, और जो 0 से दोस्तों 24 होती है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी जड़ बुद्धि के अंदर आएगी। दोस्तों ये अलग अलग बुद्धि के आधार पर दोस्तों इनको अलग अलग मतलब वर्ग के अंदर डिवाइड किया गया। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। इस क्वेश्चन है दोस्तों आवश्यक रूप से पूछा जाना ही है, यानी हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन रिलेटेड है वो आता है। दोस्तों हम देख लेते हैं जो पिछले बार का क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार है। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड है जो पिछली बार रीट एग्जाम में पूछा गया था कि यदि पूनम की काल अनुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र है वो 9 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इस जो उम्र है वो मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र है वो कितनी देर की है दोस्तों 9 ये मानसिक है 9 ही कितनी है वास्तविक है। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए दोस्तों मल्टीप्लाई किससे करनी है 100 से। तो दोस्तों 9 से 9 डिवाइड हुआ तो यानी 1, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी 100। तो यानी दोस्तों जो पूनम की बुद्धि लब्धि है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 100। और मैंने दोस्तों पिछले चार्ट में भी आपको बताया है कि 90 से लेकर दोस्तों 109 जिसकी भी बुद्धि लब्धि है वो किस में आती है दोस्तों सामान्य बुद्धि एवरेज औसत के अंदर आते हैं। तो यानी इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा ऑप्शन सी, यानी पूनम की जो बुद्धि लब्धि का वर्ग है दोस्तों वो क्या हो जाएगा औसत वर्ग के अंदर है वो पूनम आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इसे बुद्धि लब्धि से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आप है अपने माध्यम से कोई एग्जाम्पल लीजिए और उसको सोल्व कीजिए, और फिर दोस्तों कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कि आपने किस तरह का क्वेश्चन लिया और क्या आंसर उसका आया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है वो कौन है या जनक कौन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोहलर, ऑप्शन बी है कल्लारखल, ऑप्शन सी है मास्लो, ऑप्शन डी है वॉटसन। तो दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन बी, यानी कल्लारखल है दोस्तों वो पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। दोस्तों हल ने अपना जो पुनर्बलन सिद्धांत है दोस्तों किस पे किया था दोस्तों चूहे पे इसका प्रयोग है वो किया था। और दोस्तों जो हल का अधिगम सिद्धांत है दोस्तों आंतों के विकास पर है वो अधिक बल देता है। आपको दोस्तों ये याद रखना है कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है कल्लारखल ने दिया
वो चूहे पर प्रयोग किया गया था। और हल का अधिगम सिद्धांत है दोस्तों, वो आदतों पर मतलब आदतों के विकास पर दोस्तों अधिक बल है वो देते हैं। हल कहते हैं कि आदत है ना दोस्तों, वह विकास का जटिल व्यवहार के विकास का परिणाम है। यानी कि आदतों का विकास है वो जटिल व्यवहार के विकास का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन 3 के लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगली दोस्तों परिभाषा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये कथन निम्न में से किनका है? ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी है थार्नडाइक। तो दोस्तों इसके लिए आंसर बी है अपना सही हो जाएगा। यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। दोस्तों ये कथन किसका है? दोस्तों स्किनर का। दोस्तों प्रत्येक वीडियो में हम दोस्तों एक दो परिभाषा है वो ले लेंगे ताकि ये धीरे धीरे दोस्तों ये याद हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। ये कथन किनका है? दोस्तों स्किनर का है। दोस्तों आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए ताकि अच्छे से ये याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि कितने माह में शिशु के दांत है वो आना प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन ए 4 माह में, ऑप्शन बी है 6 में, ऑप्शन सी है 2 माह में, ऑप्शन डी है 8 माह में। तो दोस्तों जो नवजात शिशु होता है दोस्तों उसको 6 माह में, यानी इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। यानी 6 माह में दांत आना है वो प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चन है कि जो मतलब कई बार कई एग्जाम्स में रिपीट हो जाता है कि शिशु में हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? तो दोस्तों वैश्य अकादमी में तो दोस्तों हड्डियों की संख्या वो 206 होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि शिशु में दोस्तों हड्डियों की संख्या वो कितनी होती है? 217 होती है। दोस्तों ये भी आप याद रख लिए, कई बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन पद्धति का विकास है वो किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है एडगर ने, ऑप्शन बी है पेस्टालोजी, ऑप्शन सी है फ्राबेल, ऑप्शन डी है जॉन डीवी ने। दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्राबेल, यानी ऑप्शन सी है इसके लिए सही हो जाएगा। यानी किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास दोस्तों फ्राबेल के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये विद्या ना छोटे बालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि दोस्तों इस विद्या में जो शिक्षण करवाया जाता है ना वो जो यानी गीत गाकर या मतलब नाटक या अभिनय कर कर दोस्तों इस विद्या में शिक्षण है वो करवाया जाता है, जिससे दोस्तों बच्चों को ये है ना काफ़ी अच्छी तरह से याद हो जाता है, उनको रटना भी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और एक कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्राबेल ने बालकों को किसके समान माना है? ठीक है, तो दोस्तों फ्राबेल ने बालकों को पौधों के समान माना है, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 के लिए अपना ऑप्शन सी है वो सी हो जाएगा कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास है वो फ्राबेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है वो किस अवस्था को माना जाता है? ऑप्शन ए है शिशु अवस्था, ऑप्शन बी है बाल अवस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशु अवस्था को वैलेंटाइन ने दोस्तों सीखने का आदर्श काल है वो माना है। दोस्तों शिशु अवस्था होता है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी होता है और इसे दोस्तों जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन 7 के लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। 8 है, शिशु अवस्था के लिए सीखने की जो उत्तम शिक्षण विद्या इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है खेल विधि, ऑप्शन बी है मोंटेसरी विधि, ऑप्शन सी है किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों पहले हमने किंडरगार्टन विधि के बारे में दोस्तों ऊपर वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो शिशु अवस्था के लिए जो सीखने की जो विधि है उत्तम विधि दोस्तों ये सभी ही है, खेल विधि भी है, मोंटेसरी विधि भी है, किंडरगार्टन विधि भी है, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। यानी शिशु अवस्था के लिए सीखने के लिए दोस्तों उपरोक्त सभी विधि है वो अच्छी है और ये विधि है दोस्तों ये काम में ली जाती है। दोस्तों क्वेश्चन 8 के लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मूल्यांकन क्या है? ऑप्शन ए है केवल मात्रात्मक परीक्षण है, ऑप्शन बी है केवल गुणात्मक परीक्षण है, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों का कोई सम्मिलित रूप है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए अपना जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, यानी मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का क्या है? सम्मिलित रूप है, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन क्या है? एक जो मतलब जांचने की एक सकारात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, क्या है वो? मूल्यांकन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बोलने में उच्चारण करने की योग्यता शिशु में किस आयु में दोस्तों उसको प्राप्त कर लेता है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 माह तक। दोस्तों जो शिशु होता है वो बोलने और उच्चारण करने के लिए दोस्तों प्रथम वर्ष में दोस्तों ये प्राप्त है वो सीख लेता है कि उसको कैसे थोड़ा बहुत बोलना होता है, कैसे उसको उच्चारण करना होता है। दोस्तों ये प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष तक हो जाती है आमतौर पर देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आज कमेंट करके बताना है और मैं इसका आंसर अगले आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि शारीरिक विकास की गति है वो किस अवस्था में न्यूनतम होती है?
ऑप्शन ए है किशोर अवस्था में, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है प्रौढ़ अवस्था में, ऑप्शन डी है शिशुअवस्था में। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है किसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आप आज के 10 में से कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं, मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर करें। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।